और सभी विद्यार्थियों को रामानंद क्लासेज में मैं रामानंद शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम थ्योरी की क्लास में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, हालांकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को मैं पिछली वीडियो में एससीआर जहां शुरू हो गया था वहां पर आपकी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू हो जाती है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने से पहले हमको ये देखना है कि हमारे शक्ति के इलेक्ट्रॉनिक्स में या विद्युत परिपथों में कितने प्रकार के घटक होते हैं। एक तो आपका घटक होता है सक्रिय एक्टिव उच्च शक्ति घटक, उच्च शक्ति घटक, एक्टिव हाई पावर कंपोनेंट, एक्टिव हाई पावर कंपोनेंट। ये क्या होते हैं? इनके अंतर्गत आपके ट्रांजिस्टर हैं, इनके अंतर्गत हमारे क्या आते हैं? ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर जिसकी कार्यप्रणाली के बारे में आप पढ़ चुके हैं, डायोड जिसके बारे में भी आप पढ़ चुके हैं, इसके बाद एससीआर, जिसके बारे में भी आप पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो सामान्य निर्गम परिपथों को उच्च शक्ति प्रदान करने के लिए, सामान्य निर्गम परिपथों को उच्च शक्ति, हाई पावर, उच्च शक्ति प्रदान करने के लिए जिन कंपोनेंटों का प्रयोग किया जाता है वो उच्च शक्ति सक्रिय घटक कहलाते हैं। दूसरे आते हैं हमारे सक्रिय निम्न शक्ति घटक। दूसरे कौन से आते हैं हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत? सक्रिय, आपके सक्रिय निम्न शक्ति घटक। इनका आकार छोटा होता है, इनका आकार छोटा होता है और ये कम शक्ति के होते हैं, छोटे आकार में होते हैं और कम शक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं। उनको किस में रखा गया है? सक्रिय निम्न शक्ति घटक। इसके अंतर्गत आपके जो आते हैं वो आपका है यूजेटी, आपका आईसी इत्यादि। देखिए इसके बाद उच्च वोल्टता, तीसरा कौन सा आता है हमारा? उच्च वोल्टता। शक्ति निष्क्रिय घटक, शक्ति निष्क्रिय घटक। तो आज आप ये जान लें कि एक तो एक्टिव कंपोनेंट होता है, वे घटक जो ओम के नियम और किरचॉफ के नियम का पालन नहीं करते उन्हें हम सक्रिय घटक कहते हैं। ओम के
नियम और किरचॉफ के नियम का पालन नहीं करते, उनको हम सक्रिय घटक या एक्टिव कंपोनेंट कहते हैं। अब देखिए, मैंने कहा उच्च वोल्टता शक्ति निष्क्रिय घटक, तो पैसिव कंपोनेंट वे होते हैं जो ओम के नियम और किरचॉफ के नियम का पालन करते हैं, वो निष्क्रिय घटक कहलाते हैं। निष्क्रिय घटकों के अंतर्गत आपके रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, संधारित्र और ट्रांजिस्टर। तो उच्च वोल्टता शक्ति निष्क्रिय घटक में आपके प्रतिरोध, संधारित्र यानी कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर। यहां एक बात जानना जरूरी है, सॉरी ट्रांजिस्टर नहीं, ट्रांसफार्मर। यहां यह बात जानना जरूरी है कि प्रतिरोध, संधारित्र और प्रेरक, इनको निष्क्रिय घटक कहा जाता है, लेकिन ट्रांसफार्मर भी एक निष्क्रिय घटक में आता है और उच्च वोल्टता शक्ति निष्क्रिय घटक होता है। अब देखिए, इसके बाद निम्न वोल्टता शक्ति निष्क्रिय घटक, इनके अंतर्गत छोटे आकार के जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में आपके रेजिस्टेंस होते हैं, कैपेसिटर होते हैं, वो आपके इंडक्टर होते हैं, वो प्रयुक्त किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं एक एक घटक की, जो पावर हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आता है। तो पहला जो है वो आप पढ़ चुके हैं, एससीआर। जिन्होंने एससीआर की वीडियो नहीं देखी है वो चैनल पर जाकर के देखें। देखिए, इसके बाद एससीआर के बाद यूजेटी आता है। यूजेटी का पूरा नाम यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये एक ऐसी युक्ति होती है यूजेटी, जो एससीआर की भांति प्रयुक्त की जा सकती है और जिसके द्वारा दोनों दिशाओं में धारा का संवहन किया जा सकता है। अब एससीआर 3 टर्मिनल वाली युक्ति है। एससीआर में टर्मिनलों की संख्या पूछे तो 3, परंतु अगर पूछे तो 2 अर्धचालक परतों से निर्मित होता है। 3 टर्मिनल और 2 अर्धचालक। अब देखिए कि एक हमारा लो डोपेड एन, पतला और कम मादित
लो डोपेट का मतलब है कम मादित। सिलिकॉन का एन क्षेत्र होता है, एन परत होती है। इसकी ठीक 60% ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर? 60% ऊंचाई पर, 60% हाइट पर एक छोटा उच्च मादित, एक छोटा और उच्च मादित पी क्षेत्र लगाया जाता है। अब यहां पर संधि तल बना एक, इसलिए इसे एकल संधि ट्रांजिस्टर कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? एकल संधि ट्रांजिस्टर, जिसको इंग्लिश में हम यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो इसमें 3 टर्मिनल निकाले जाते हैं। एक टर्मिनल आपका एमीटर होता है, उत्सर्जक होता है, और 2 टर्मिनल एन पतले क्षेत्र से निकाले जाते हैं, और एक आधार 1 B1, आधार 2 B2। इसको आधार 1 को कैथोड कहा जाता है और आधार 2 को एनोड कहा जाता है। इसमें एमीटर की सहायता से पीएन तल मिलने के कारण आधार B1 यानी कैथोड से भी धारा को गुजारा जा सकता है और एनोड से भी धारा को गुजारा जा सकता है, यानी धारा को दोनों दिशाओं में संवहन किया जा सकता है। अब इसका प्रयोग कहां किया जाता है? आरादंतन तरंग उत्पन्न करने में, आरादंतन तरंग रूप दोलित्रों में अगर प्राप्त करना है, ऑसिलेटरों में अगर प्राप्त करना है, तो यूजेटी का प्रयोग करते हैं। वोल्टता या धारा संवेदी, वोल्टता या धारा संवेदी, संवेदी के रूप में ये थायरिस्टर के लिए ट्रिगर का काम करता है। थायरिस्टर यानी SCR में टिगरन युक्ति की भांति कार्य करता है, टिगरन युक्ति की भांति कार्य करता है। दूसरा, दोलित्रों की तरह भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, ऑसिलेटरों की भांति भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। चौथा, स्पंदी और आरादंतन जनित्रों में, स्पंदी और आरादंतन जनित्रों में यूजेटी का प्रयोग किया जाता है। काल समंजन परिपथों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। टाइमिंग डिले जो सर्किट होते हैं, काल समंजन परिपथ में भी यूजेटी का प्रयोग किया जाता है। नियामक शक्ति आपूर्ति में भी यूजेटी का प्रयोग किया जाता है। नियामक शक्ति आपूर्ति के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। द्विस्थैतिक परिपथों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। द्विस्थैतिक परिपथों में
भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो हमारा इसका सिंबल है वो देख लीजिए। यूजेटी का सिंबल आपका दो टर्मिनल तो आपके ये कैथोड और एनोड हो गए और एक टर्मिनल आपका उत्सर्जक हो गया। ये यूजेटी का सिंबल दिया जाता है। कभी कभी देखिए आपको इस तरीके से भी ये सिंबल दे दिया जाता है, तो भी ये यूजेटी का ही सिंबल माना जाएगा। अब देखिए इसके बाद जो आपका आता है वो आता है डायक। वो क्या आता है? डायक, DIAC, डायक। डायक जो है वो 3 अर्धचालक परतों से निर्मित होता है। 3 अर्धचालक परतों से निर्मित होता है। दोनों स्थितियों में मिल जाता है हमें ये PNP और NPN। इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, एनोड 1 और एनोड 2। एनोड 1, एनोड 2। इसका BIS प्रतीक आपका दो समांतर में विपरीत जुड़े हुए डायोडों की भांति ये कार्य करता है। दो विपरीत समांतर में जुड़े डायोडों से मिलकर के जो युक्ति बनी होती है वो डायक कहलाती है। डायक का प्रयोग निर्दिष्ट वोल्टता तल पर SCR, निर्दिष्ट वोल्टता तल पर SCR को या ट्रायक को ट्रिगर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न पूछे कि एक डायक में कितनी परत होती हैं? 3। कितने संधि तल होते हैं? 2, J1 और J2। संधि तल पूछे तो 2, परत पूछे तो 3, टर्मिनल पूछे तो 2, उपयोग पूछे तो निर्दिष्ट वोल्टता तल पर SCR या ट्रायक को ट्रिगर करने के लिए, और लैंप डिबरों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। लैंप डिबर आपने देखा होगा मोटरसाइकिलों में साइड इंडिकेटर जो लगे होते हैं उनमें क्या लगाया जाता है? डायक या ट्रैक, जिसे हम लैंप डिमर सर्किट कहते हैं। तो इसके बाद आता है ट्रायक। ट्रायक की अगर बात करें तो ट्रायक TRIAC
AC ट्रायक। ट्रायक किसी भी दिशा में AC को नियंत्रण करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। किसी भी दिशा में AC को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली अगर कोई युक्ति है, और टर्मिनल कितने, 3 टर्मिनल वाली, 3 टर्मिनल वाली। अर्धचालक परत पूछे तो 5, अर्धचालक परत की अगर संख्या पूछे तो 5। अब देखिए डायक जो है, सॉरी ट्रायक जो है आपका, इसकी वास्तविक संरचना कैसी होती है, P N और P, सॉरी P N और 2 तल हमारे यहां, एक N, एक छोटा n क्षेत्र यहां और एक छोटा n क्षेत्र यहां होता है। इन दोनों को PN तल बनाने के लिए एक मुख्य टर्मिनल MT1 निकाला जाता है। दूसरा जो आपका मुख्य टर्मिनल निकाला जाता है वो आपका यहां इन दोनों तलों के बीच निकाला जाता है और MT2। अब जो ये N क्षेत्र है, इस क्षेत्र से एक टर्मिनल निकाला जाता है और वो है गेट। इस प्रकार ये 3 टर्मिनलों और 5 अर्धचालकों से निर्मित युक्ति होती है। इसका BIS प्रतीक 2 विपरीत समांतर में जुड़े डायोडों में से एक गेट और निकाल दिया जाता है तो वो सिंबल आपका ट्रायक का बन जाता है। ट्रायक का प्रयोग पूर्ण तरंग नियंत्रण में किया जाता है। पूर्ण तरंग नियंत्रण में किया जाता है। इसका प्रयोग लैंप डेबर के रूप में भी किया जाता है और इसे टिगरन युक्ति की भांति भी हम प्रयुक्त कर सकते हैं। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण जिनकी हम शॉर्ट में ही देख रहे हैं यहां, IGBT, जिसका पूरा नाम आपसे पूछ लेता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। इंसुलेटेड गेट, रोधित द्वार द्विध्रुव ट्रांजिस्टर। हिंदी में क्या कहते हैं हम निम्मी में, रोधित द्वार द्विध्रुव ट्रांजिस्टर। ये भी पावर सप्लाई में यानी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका भी प्रयोग किया जाता है। एक आपका
एफईटी नाम सुना होगा आपने, एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर। किसी सर्किट में एक निश्चित क्षेत्र तक धारा को बनाए रखने के लिए जिस ट्रांजिस्टरों का प्रयोग किया जाता है वो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहलाते हैं। अब देखिए आईसी के बारे में देखें, इंटीग्रेटेड सर्किट, समाकलित परिपथ। तो आईसी का पूरा नाम क्या है? समाकलित परिपथ, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे शॉर्ट में आप आईसी कहते हैं। एक छोटी सी सिलिकॉन की अर्धचालक चिप पर प्रतिरोध, ट्रांजिस्टर, संधारित्र से मिलकर के बना विशिष्ट परिपथ आपका इंटीग्रेटेड सर्किट कहलाता है। ट्रांजिस्टरों की संख्या के आधार पर आईसी के प्रकार देखें तो एक होता है एसएसआई, स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, छोटा पैमाना समाकलित, छोटा पैमाना समाकलित। इसमें ट्रांजिस्टरों की संख्या जिस आईसी में 1 से 10 ट्रांजिस्टरों की संख्या होती है उसे एसएसआई आईसी के नाम से जाना जाता है। दूसरा आता है एमएसआई, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, मध्यम पैमाना समाकलित परिपथ। इसमें ट्रांजिस्टरों की संख्या आपकी 10 से और 100 ट्रांजिस्टर का विशिष्ट परिपथ जो बनाया जाता है उस आईसी को एमएसआई आईसी कहते हैं। इसके बाद आती है एलएसआई, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड यानी बड़ा पैमाना समाकलित परिपथ, बड़ा पैमाना समाकलित परिपथ। इसके बाद आता है वीएलएसआई, वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसमें मैं बताना भूल गया कि एलएसआई में आपके 10 से और ट्रांजिस्टरों की संख्या 1000 तक होती है और बीएलएसआई जो बहुत बड़ा पैमाना समाकलित परिपथ होता है उसमें 1000 से अधिक कितने भी ट्रांजिस्टरों का एक विशिष्ट परिपथ बनाया जाता है।
इसके बाद आईसी एक होती है MOS, मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। मॉस मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर, जो अर्धचालकों के आधार पर होती है। एक होती है मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। आपने इन्वर्टरों में मॉसफेट लगे देखे होंगे। तो एक आपका सप्लीमेंट्री SMOS सप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये अर्धचालकों के आधार पर आईसियां होती हैं। देखिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में और भी बहुत सारी चीजें हैं। UPS ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो अगर आपको ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करते हैं आप, तो मैं मॉसफेट, IGBT और UPS, SMPS इत्यादि के बारे में, पावर सर्किटों, स्टेबलाइजरों के बारे में आपको आपके कमेंट्स के आधार पर प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली पूरी नॉलेज दूंगा। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हमारे चैनल पर लगातार बने हुए हैं वो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा जो है वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखें। अगर एक बार में आपके समझ में नहीं आता तो 2 बार चला करके देखें, और फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स करके देखिएगा। आज आपको हर समय आपका